मानवी उठो, तुम पागल हो गई हो जो इस वक्त सो रही हो? तुम्हें पता है हमें गांव के लिए निकलना है। चलो उठो, जल्दी करो। यह सरिता देवी थी जिन्होंने अपनी बेटी वाल्मी को यूं बिस्तर पर मुंह छुपाते सोते देखा तो जल्दी से उसके ऊपर से चादर खींच ली। क्या हो गया मम्मी आपको? हम बाद में भी तो निकल सकते थे, और सुबह के टाइम निकलना कहाँ की अक्लमंदी है। एक तो हवेली वालों को सुकून नहीं, अभी मेरे पेपर खत्म नहीं हुए उन्होंने हंगामा कर दिया है। मुझे नहीं जाना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं गांव की बेहुदा शादियों में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसने दोबारा से चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और अपनी माँ से कहने लगी। उसी बीच बाहर मौजूद गाड़ी का हॉर्न उन्हें सुनाई दिया। सरिता देवी उस पर बरस पड़ी थी। जल्दी से उसे खींचकर बिस्तर से उतारकर उसे गुसलखाने में नहाने के लिए धक्का दे दिया था। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठती बोली, 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी गाड़ी में पहुंचो। सरिता देवी ने उसे आर्डर देते हुए कहा और जल्दी बाहर की तरफ निकल गई। क्या मुसीबत है, बंदा सुबह सुबह सोए भी ना और बस गांव की सैर को निकल जाए। मम्मी भी बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, बाल समेटे बाहर की तरफ निकल गई। वह खूबसूरत ऑफ वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक और दुपट्टा उसने अपने सीने पर रखा हुआ था। आप कौन है? उसने अपने घर के पास खड़ी गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े उस हैंडसम से नौजवान को देखा तो हैरान रह गई। जल्दी से उससे पूछ बैठी, इससे पहले कि वह नौजवान उसे जवाब देता, जिसके बाल बड़े स्टाइल से सर के कटिंग हुए थे। चेहरा बिल्कुल ग्रीन चिट थी, ना दाढ़ी ना मूछ। हाइट उसकी 6 फीट लगती थी। उस पर उसे खूबसूरत उसका कपड़ा उसे और ही खूबसूरत बना रहा था। पट शर्ट के ऊपर उसने सदरी पहनी हुई थी, कोई हीरो से कम नहीं लग रहा था। सरिता देवी कुछ पल उसे देखती रह गई। इतना हैंडसम ड्राइवर हवेली वाले ने भेजा है। उसने अपनी माँ के कान में धीरे से बात की, जो बाकायदा वहाँ खड़े उस ड्राइवर ने भी सुन ली थी। धीरे से बोले, बेशर्म लड़की, तुम्हें अंदाजा नहीं कि ड्राइवर ने यह सब कुछ सुन लिया है। सरिता देवी ने उसे डांट दिया। सुन ले तो सुन ले, मैंने तो उसकी तारीफ ही की है। वह हैंडसम है, कोई बुराई तो नहीं की। उसने भी बुरा सा मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहा और शीशे से बाहर देखने लगी। जैसे जैसे गाड़ी शहर की रोड छोड़कर गांव के रोड पर दौड़ने लगी, वहां की हरियाली देखकर उसकी आंखों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई थी। यह गांव तो काफी अच्छा है। मैं तो समझी बस यहाँ खाली रेत ही रेत होगी, लेकिन यहाँ तो काफी हरियाली है। चलो अच्छा है, वक्त बीतेगा, वरना मैंने तो सोचा था गांव की बोरिंग शादी में मेरा क्या काम। एक बार फिर उसने तेज आवाज से कहा तो ड्राइवर बेकाबू होकर हंसने लगा था। जी मैडम, हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। शायद आपको ही कोई गलतफहमी हुई है, और यहाँ की शादियां भी बहुत अच्छी होती है, जैसे आपने सोच रखा है। जब उसने ड्राइवर को जवाब देते सुना तो उसके सर पर बिजली गिरी। ओहो, यह तो बोलता भी है, वरना जितना सफर कटा था उसमें तो वह चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था और कुछ भी ना कहा। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, मैंने जो अभी यहाँ गांव वाले और उनके लिए जो भी कुछ कहा है, तुम जाकर अपने वफादार मालिकों को तो बता मत देना, समझे। यह कहने पर ड्राइवर के तेवर एकदम से बदल गए थे। उसने अपनी माँ के रहते हुए ड्राइवर से एक बार फिर से एक ऐसी बात कही कि सरिता देवी सर पीट कर रह गई। ड्राइवर का जोरदार ठहाका तेज हुआ। बेफिक्र रहो मैडम, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। कल के जो आपने तारीफ की है वह भी नहीं पहुँचाऊंगा। ड्राइवर ने गाड़ी में मौजूद बैग शीशे से बड़ी दिलचस्पी से सरिता देवी को देखते हुए कहा तो वह हैरान हुई। मुझे तो वह लगता है वह सब कुछ बता देगा, और वहां जाते ही मेरा इम्प्रेशन जो एक पढ़ी लिखी लड़की का बना हुआ है ना, एकदम से खराब हो जाएगा। इसे क्या अब हमें रिश्वत देनी पड़ेगी चुप रहने के लिए? उसने अपनी माँ के कान में एक बार फिर से तेज आवाज में बात की तो सरिता देवी ने उसे एक चिट लगाई। तुम भगवान के लिए चुप ही रहो, वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, यह जुबान मेरा सारा काम खराब करेगा। क्या सोचेंगे मेरी सहेलियां? कितने मानसान से आंटी मुझे अपने पोती के शादी में बुला रही है, और मेरी सहेली साधना भी मुझे कितना पसंद करती है, और तुम हो कि सारा का सारा इमेज मेरा खराब कर रही हो।
सरिता देवी ने अपनी बेटी मानवी की परवरिश ऐसे ही की जो सर चढ़कर मुन फट की तरह जिसको जो चाहे कहने के लिए तैयार रहती थी। सरिता देवी के अपने ही धड़कते दिल जो उन्होंने धीरे से मानवी को समझाया, लेकिन उन दोनों की बातें वहां बैठे हैंडसम से ड्राइवर के कानों में पड़ रही थी और वह खूब हंसी मजाक कर रहा था। गाड़ी पूरे 12 घंटे के सफर तय करने के बाद एक झटके से रुकी। क्या हुआ भाई, गाड़ी खराब हो गई क्या? उसने एकदम से ड्राइवर से पूछा तो वह दरवाजा खोलकर उतरा। जी नहीं मैडम, वह देखिए सामने जो हवेली नजर आ रही है ना, वही आपकी मंजिल है, वहीं तक बस पैदल चलकर जाना है। उसने हाथ उठाकर इशारे से कहा तो मानवी ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। वहां एक ऑफ वाइट कलर की सफेद वाली हवेली अपनी पूरी शान शौकत से खड़ी उसे अपने अंदर आने की दावत देती दिखाई दी। अरे सुनो तो, तुम कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर को बगैर सामान उठाए जाते देखा तो उसे बुलाने लगी। क्यों, क्या हुआ मैडम? अब ड्राइवर ने पलटकर उसके तरफ देखा। अपने सीने पर बाजू लपेटे उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान बिखरी हुई नजर आने लगी। खाली हाथ अंदर क्यों जा रहे हो? हमारा सामान कौन उतारेगा? मैं इतने सारे सामान को अकेले नहीं उठा सकती, उसने बड़े रो भरे शब्दों में कहा था। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता सरिता देवी आगे बढ़ गई। मजबूरन उसे गाड़ी से सामान निकालकर अंदर लाना पड़ा। सरिता देवी तो कब की गाड़ी से उतरकर हवेली की तरफ चल पड़ी थी। मानवी उनके पीछे और उनके पीछे उनका ड्राइवर था जो सामान उठाए मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अरे मेरी प्यारी गुड़िया आई है। यह शायद इस घर के सबसे बड़े अंकल थे, लक्ष्मीकांत। उन्होंने आगे बढ़कर मानवी के सर पर प्यार दिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मानवी ने भी उनका पैर छुआ। लक्ष्मीकांत ने आगे बढ़कर मानवी को गले से लगा लिया तो वह उनके इस तरह मोहब्बत भरे अंदाज पर हैरान रह गई। नानी आंटी ठीक है आप? हमारा सफर तो बहुत अच्छा रहा, बस ड्राइवर हमारा सामान लेकर ही आ रहा है। उसने इशारा किया तो नानी आंटी और लक्ष्मीकांत अंकल ने बड़ी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा। ड्राइवर? कौन सा ड्राइवर बेटा? हमने तो किसी ड्राइवर को नहीं भेजा था, उन्होंने बड़ी हैरानी से मानवी से पूछा तो सरिता देवी बोल पड़ी। जी आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आपने ड्राइवर ही तो भेजा था, वही तो हमें आपकी गाड़ी में लेकर यहाँ तक आया है। उन दोनों माम ने बड़ी मासूमियत से कहा तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ वहाँ खड़ी नानी आंटी और माँ की सहेली साधना देवी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ, आप सब कैसे हंस रहे हैं? क्या मैंने कोई गलत बात कर दी? अब मानवी परेशान होकर पूछने लगी। नहीं बेटा, कुछ भी गलत नहीं हुआ, बल्कि जरा सी गलतफहमी हुई है। साधना आंटी उनकी देवरानी आगे बढ़कर उसे प्यार किया और उसे लेकर हवेली के अंदर कमरे की तरफ जाने लगी। उसने मुड़कर नमस्ते किया, देखा तो वही ड्राइवर अंदर दाखिल हो रहा था। सामान रखने लगा। अरे मदन बेटा, तुमने यह सब क्यों उठाया हुआ है? तुम ड्राइवर से कह देते। नानी आंटी की आवाज सुनते ही वह पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ गई और सर से लेकर पैर तक सामने खड़े उस ड्राइवर को देखने लगी जिसे नानी आंटी अभी अभी मदद कहकर बुलाया था। अरे यह मदन है, इतना बड़ा हो गया है, बहुत साल पहले देखा था, पहचान ही ना सकी और मेरे घर गया भी। मैंने इससे कुछ भी ना पूछा और इसे ड्राइवर समझ बैठी। बेटा मुझे माफ कर देना, तुम्हारी आंटी से सच में ही गलतफहमी हुई है। इतने प्यारे से बेटे को मैंने ड्राइवर समझ लिया। सरिता देवी ने आगे बढ़कर मदन को ढेरों आशीर्वाद दिए और उससे माफी मांगी। मदन भी झट से नीचे झुककर उनके पैर छुए। आंटी गलती आपकी नहीं, गलती मेरी भी है। आप इतनी खूबसूरत और कम उम्र की लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपको नमस्ते करूं या पैर छूं, इसलिए मैं चुप रहा। जब तक आप दोनों ने मुझे ड्राइवर समझ लिया था तो मैंने भी उसको राज ही रखा। मुझे पता था जब आप हवेली आएंगी तो आपको हकीकत का पता चल ही जाएगा और अब सब कुछ साफ हो गया है। कोई सॉरी नहीं, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मैं आपके बच्चों जैसा हूँ। मदन के कंधे थपथपाए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखा जो उनके सबसे बड़े अंकल लक्ष्मीकांत का बड़ा बेटा था। सरिता देवी से नजरें झटक कर मानवी पर जमाए जो शर्मिंदगी से पानी पानी होने लगी।
बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ। सरिता देवी तुम भी आ जाओ और मानवी तुम भी आ जाओ। तुम दोनों के लिए कमरा तैयार है। कल ही मेरी दोनों बेटियों ने दिल लगाकर तैयारी की थी ताकि तुम लोगों को कोई मुश्किल ना आए। साधना आंटी ने आगे बढ़कर उन दोनों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इसलिए मैं कह रही थी तुमसे कि तुम अपना मुंह बंद करके रखा करो। लेकिन नहीं, अब क्या सोचेगा वह, बल्कि सबको बता देगा। उफ मेरे भगवान, हम क्या करेंगे। सरिता देवी अजीब परेशानी का शिकार थी। अब मुझे यह क्या पता था कि वह आस्तीन का सांप होगा। उसने अपनी जुबान से एक बार भी नहीं बोला कि वह ड्राइवर नहीं है, बल्कि इस हवेली का सबसे बड़ा वारिस मदन ठाकुर है। मानवी को भी रह रह कर अब उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। असल में यह सरिता देवी के मायके के पास उनकी सहेली की हवेली थी और सरिता देवी के मायके वाले भी सारे इनवाइटेड थे। इस हवेली में सरिता देवी के मम्मी पापा, भाई बहन सभी शामिल थे और इनका बेसब्री से इंतजार भी हो रहा था। यह दोनों अभी तक जाग रहे थे, अभी तक आराम नहीं किया। आंटी अंदर दाखिल हुई, उन दोनों को बातें करते देखा तो जल्दी से पूछ बैठी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने जितना आराम करना था कर लिया। अब मैं बाहर थोड़ी देर आप सबके साथ बैठकर बातें करना चाहती हूँ। सरिता देवी ने अपना कामदार शॉल निकाला और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। हवेली के मेन हॉल में मेहंदी का सारा रस्म लगाया गया था और सजावट की जा रही थी। मानवी ने वहां लड़कियों वाले कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसे आंटी ने ही बताया था कि वहां उसकी सारी गांव की सहेलियों की लड़कियां हैं। हंसी जाक मस्ती हो रही है। तुम्हें भी अगर वहां जाना है तो चली जाओ। नमस्ते। उसने अंदर आते ही झिझकते हुए नमस्ते किया तो सबकी नजरें उस पर उठी थी। नमस्ते, सब ने साथ जवाब दिया। हे भगवान, सच्ची मानवी दीदी आप कितनी प्यारी है। आंटी की सबसे छोटी बेटी अक्षरा थी जिसने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, तो वह उसके इस तरह रिएक्ट करने पर खुश होने के साथ साथ हैरान रह गई। अरे मानवी को अंदर तो आने दो, यह किसी को पहचानती नहीं है, पहले पहचान तो करवा लो, उसके बाद तुम अपनी मोहब्बत जता लेना। यह दीपाली थी जिसकी शादी में यह सब लोग इकट्ठे हुए थे। बल्कि ठीक कह रही है आप, मैं किसी को भी यहाँ नहीं जानती हूँ। आप सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाओ ना। उसने झिझकते हुए उन सब से कहा तो वहाँ मौजूद सारी की सारी लड़कियाँ अपना अपना पहचान कराने लगी। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। उन्होंने अपने आप की पहचान करवाई तो मानवी ने बारी बारी सबसे हाथ मिलाया और वहीं बैठ गई। बैठते हुए उन सब से कहा तो वह सब खुश होकर उसे देखने लगे। वैसे हमें तो लगा था कि आप यहाँ शादी में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि शहर के अक्सर लोग गांव की शादियों को गंवारपन कहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी। यह दर्पण थी जिसने उसे देखकर थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। उसे लगा कि शायद मदन ने उसकी सारी बातें इन लोगों से बता दी है, तभी दर्पण ने उसे इस तरह की बात की। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो गांव की शादियां देखने का बहुत शौक है। बहुत सी रस्में ऐसी है जो मुझे बड़ी चाहत है देखने की, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ तो सारे रस्में भी देख लूंगी। उसने अपनी तरफ से बात बनाई और फिर बारी बारी सबको देखने लगी। उन सबके चेहरे पर बड़ी सादगी थी। फिलहाल दर्पण उसे घूर घूर कर देख रही थी। लड़कियों आ जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो, जल्दी से हॉल में आओ और कुछ शादी का हंगामा तो शुरू करो, सजावट हो रही है। दर्पण तुम सजावट को देख लो और बाकी तुम लोग आ जाओ, नीचे ढोल बजाओ ताकि लगे कि आज मेहंदी की रस्म है। आंटी ने अंदर आते ही उन सब से कहा तो वे लोग सब उठकर खड़ी हुई। मानवी तुम भी आ जाओ ना, मेहंदी लगाएंगे, तुम्हें मेहंदी लगाने का शौक है ना। कनक ने उससे कहा तो वह मुस्कुरा कर रह गई। मैंने सुना है शहर की लड़कियों को पत्तों की मेहंदी अच्छी नहीं लगती, वह सब आर्टिफिशियल लगाते हैं। हम ठहरे देसी लोग तो हमें पत्तों की मेहंदी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं। दर्पण ने एक बार फिर से उसे यूं कहा तो उसे देखकर चुप रह गई। यह लड़की उसके पीछे क्यों पड़ गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेहंदी पसंद है और मैं अक्सर वहां लगाती रहती हूँ। किसी ने गलत अफवाह फैलाई है। उसने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया तो वह मुंह बनाकर वहां से चली आई।
रुको, मानवी यह अन्या थी जो इस घर की सबसे बड़ी और शादीशुदा लड़की थी। जी कहिए अन्या दीदी, उसने बड़ी प्यार से जवाब दिया। तुम दर्पण की बातों का बुरा मत मानना, वह ऐसे ही है, तुम उसकी बात को नजरअंदाज करना। उन्होंने मानवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पहचान लिया था कि वह दर्पण की बातों से डिस्टर्ब हो रही थी। कोई बात नहीं अन्या दीदी, मैं समझती हूँ, शायद उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा। मानवी ने कंधे उचकाई। कुछ नहीं होता, चलो आ जाओ, हम बाहर बैठकर मेहंदी के गीत गाते हैं, बहुत मजा आएगा, तुम भी बहुत एंजॉय करोगी, याद करोगी इस गांव की शादी को। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसे करीब खींचते हुए हॉल में ले आई। वह जैसे ही हॉल में पहुंची तो वहां उसकी नजर सामने पड़ी जो स्टूल पर चढ़कर हॉल में फूलों की लड़ियों की सजावट कर रही थी। वैसे तो वहां लाइटों की सजावट हो चुकी थी, लेकिन यह फूलों की सजावट कर रही थी। उसके कदम वहीं रुक गए। आओ ना मानवी बेटा, क्यों वहीं खड़ी हो गई हो, आ जाओ, चलो जल्दी से यहाँ बैठो, सबके साथ तुम हमारी मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। आंटी ने उसे वहीं खड़े होते देखा तो उसे आवाज देकर बुलाया। आंटी की आवाज सुनकर वृद्ध दर्पण भी वहां चौखट के पास खड़ी मानवी को देखा और मुस्कुराते हुए सर झटक कर फूलों से हल्दी के रस्म के लिए शेर सजाने में बिजी हो गई। बहुत खूबसूरत हो। तो मानवी वे जो वहां बैठी लड़कियों के भीड़ में बजने वाले ढोलक की थाप पर तालियां बजाने में बिजी थी कि एकदम से उसके बराबर में कोई धड़ाम से आकर बैठा और उसके कान में धीरे से बात की तो वह उछल पड़ी, कौन हो तुम और यहाँ मेरे बराबर में आकर क्यों बैठ गए हो। वह भी लड़कियों के भीड़ में वह अकेला लड़का कोटपट में उसके बराबर में आकर बैठा तो वह गुस्से से उससे कहने लगी, हरी तुम फिर पहुँच गए हो, मेरी बेटियों को तंग करने के लिए तुम्हें मना भी किया था कि उसे तंग मत करना, वह घबरा जाएगी थी। बड़ी आंटी ने अपने छोटे बेटे हरी का नाम लेकर कहा तो मानवी हैरानी से उसे देखकर हंस पड़ी थी। हरी यह तुम हो, इतने बड़े हो गए हो, ऊपर से मुझे डरा भी रहे हो। मेरे पास बैठकर के उसने हंसते हुए एक चिट उसके कमर पर मारा। मैं आपको याद तो हूँ, वरना मानवी दीदी आपने तो मुझे भुला ही देना था। हरी भी उसकी बात पर हंस पड़ा। कृपा है, कोई तो याद है मुझे, वरना जब से यहाँ आई हूँ ऐसा लगता है जैसे नए सिरे से सबसे मिल रही हूँ, सबको भूल बैठी हूँ। दर्पण ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए एक बार फिर से गुस्से से मुस्कुराई तो वह हंसते हंसते उसके चेहरे पर हंसी गायब हो गई और वे उदासी से दर्पण को देखने लगी। मदन ने जैसे ही मुड़कर मानवी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुशी और गम का खूबसूरत मंजर देखने को मिला था। वह उसको देखकर गुस्सा हो गया था। अरे मदन, जरा ध्यान से कहीं और बिजी हो और पाव कहीं और रख रहे हो। इस स्टूल से कहीं मैं गिर ही ना जाऊं और शादी में एंजॉय ही ना कर सकूं और अपने कमरे में ही बैठी रहूं, इसलिए जरा अपनी नजरें संभाल लो। ध्यान से स्टूल से नीचे पधारिए। हरी ने अपने सबसे बड़े कजन मदन की चोरी पकड़ते हुए कहा तो वह खंजर होकर इधर उधर देखने लगा। मिस दर्पण, तुम्हें शादी में काम से फुर्सत नहीं मिल रही, जाओ जाओ अपना हुलिया ठीक कर लो। हरी की बातों का तोपों का मुंह अब दर्पण की तरफ हो गया था। दीदी आप कब से जॉब करती है, हमें बताया तक नहीं। अक्षरा ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। हरी पागल हो गया है क्या, मैं कोई जॉब नहीं करती। भला मैं कौन सी जॉब करती हूँ, सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हूँ। कहते के साथ ही उसने हरी के तरफ गुस्सेली निगाहों से देखा। कमाल है, घर में बैठकर दूसरों की टांग खींचती रहती हो, गुस्सा करती रहती हो, बल्कि गुस्से से बात करने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं, फिर भी आप कहती है कि मैं कोई जॉब नहीं करती। असल में अभी आपने अपनी जॉब चालू रखी हुई है, मुझे लगा शायद आपको छुट्टी नहीं मिली है। हरी की बात सुनते ही सबसे पहले आंटी की आवाज सुनाई दी। वह अक्षरा का छोटा भाई था। शट अप हरी, बस कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। वह गुस्से में होकर इधर उधर देखने लगी। मानवी के चेहरे पर दबीदबी मुस्कुराहट उभरी जिसे उसने अपना निचला होठ दांतों में दबाते हुए छुपा लिया। और हरी, अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो जाकर बाहर काम देखो, यहाँ क्यों आकर बैठे हो, सबकी फिक्र कर रहे हो। अब उसका तोपों का मुंह मदन की तरफ हो गया था। मदन ने एकदम से आंखें निकालकर उसे घूरा और अपने हाथ हवा में घुमाए। मुझ पर कोई भी धाबा बोलने से अच्छा है
कि तुम चुप रहो। ठीक है, वरना तुम्हारा भी राज यहाँ खोल कर रख दूंगा। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया तो हरी ने अपने कान पकड़े, सर को ना में हिलाने लगा। चलो अब जाओ लड़कों यहाँ से, यह लड़कियों की महफिल है, यहाँ लड़कों का कोई काम नहीं। मेहंदी वाली भी आती होगी, अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम दोनों को भी पकड़कर मेहंदी लगवा दी जाएगी और फिर मजबूरन तुम दोनों की भी शादी करनी पड़ेगी। यह सुगंधा आंटी थी जिन्होंने हरी के कान पकड़ते हुए उसे कहा तो वह वही पाँव पसार कर बैठ गया। और अगर यह सजा मिलनी है तो मुझे यह सजा दिलवा दो आंटी जी, मुझे स्वीकार है। यहीं बैठा रहूंगा जब तक मुझे सजा नहीं मिल जाती। हरी की बात सुनते पूरे हॉल में ठहाका गूंज उठा था। देख रहे हो ना मम्मी कैसी बातें कर रहा है, यह अभी छटांग भर का लड़का है और अभी से उसे बहू लाने की पड़ी हुई है। प्रीति आंटी ने अपने बेटे की बात सुनी तो जल्दी से अपनी सास को उसकी शिकायत लगाने लगी। हाँ तो क्या हुआ, पहले मेरे मदन की शादी होगी, उसके बाद हरी की बारी आ जाएगी, उसमें क्या हो गया। नानी आंटी ने आगे बढ़कर अपने पोते की नजर उतार डाली, जो उस वक्त मासूमियत का पुतला बना शातिर दिखाई देने लगा। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो हरी, पहले की तरह ही शरारती हो। मुझे याद है जब मैं पहले आई थी तब भी तुम ऐसे ही थे शरारती, और अब भी ऐसे ही हो। मानवी ने मुस्कुराते हुए तारीफ की तो हरी ने अपने सीने पर हाथ रखा और बेहोश होने वाले अंदाज में आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। अब अगर यहाँ मौजूद इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरी तारीफ करेंगी तो खुश तो होना पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा। आंटी ने उसे वहां से उठने का इशारा किया। हरी भागो यहाँ से वरना तुम होगे और तुम्हारी मम्मी की चप्पल होगी जो तुम्हारा निशाना लेने वाली है। अब मदन ने उसे खबरदार किया तो आंटी ने अपना हाथ अपने पैरों तक ले जाने से रोक लिया और उसे घूर घूर कर देखने लगी। ओहो मम्मी की सजा तो मुझे लेनी चाहिए थी, कितनी मजेदार सजा थी, मेरी भी शादी हो जाती। मम्मी ने झूठी तसल्ली भी दी। चलो किसी दिन यूं ही झूठी तसल्ली भी काम आ जाएगी और हमारी भी शादी हो जाएगी। हाँ भाई, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं, हमारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। हरी ने बड़े अफसोस से मुंह बनाते हुए कहा तो मदन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गया। चलो लड़कियों, अब फिर कभी मिलेंगे, मेरी किस्मत में थे तुम में से कोई भी नहीं। उसने अपना सर पीट कर कहा तो वहाँ ठहाका तेज हुआ। सब लोगों के चेहरे पर हंसी बिखर गई। हरी ने कुछ ही पलों में महफिल में 4 चांद लगा दिए थे। फिलहाल दर्पण के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, वह गंभीरता से भरी हुई थी। यहाँ कोई फ्री है? प्लीज मेरी कोई शर्ट इस्त्री कर दो, मम्मी किचन में बिजी है, सारे नौकरों को भी अपने साथ लगाया हुआ है। मदन ने बड़ी स्टाइल से अपने माथे के बल हटाए और वहां कमरे में कदम रखते ही कहने लगा। वहां सिर्फ मानवी मौजूद थी जो बैठकर किताब पढ़ रही थी। बाकी सब कहाँ है? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से सीधा होकर पूछने लगा। जी सब मेरी माँ के साथ शादी की तैयारी में बिजी है। लाइए मैं कर देती हूँ, मैं वैसे भी फ्री हूँ। मानवी ने अपनी किताब साइड में रखी और जल्दी से उठकर उसके हाथ से शर्ट लेनी चाही, इससे पहले कि वह उससे शर्ट लेती। दर्पण ने उसकी शर्ट ले ली। हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। मदन मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। तुम क्यों उससे कह रहे हो? यह मेहमान है, कल को हमारी शिकायत ना कर दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने घर में भी काम करती रहती हूँ। यहाँ हवेली की तरह वहाँ नौकर चाकर नहीं है। मानवी को बेहद बुरा लगा। दर्पण के दिमाग में क्या चल रहा था वह अंदाजा नहीं लगा सकी थी। इट्स ओके, दर्पण ठीक कहती है, आप हमारी मेहमान हैं। दर्पण है ना, मेरा काम कर देगी। कहते के साथ वह कमरे से निकल गया और वह दर्पण के व्यवहार के बारे में सोचती रह गई। छींटदार गाउन में वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे, हाथों में उसी रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। वहां नौकरानी को हॉल में खड़ा समझता। मदन जैसे ही मुड़ा तो सामने से उतरती मानवी को देखकर एक पल के लिए ठहर सा गया। हे भगवान, उसके होठ खुद ब खुद हिलने लगे तो उसे अपनी बेखुदी पर बहुत हैरानी हुई।
मदन बेटा जरा इधर आना। इससे पहले कि वह उसे नजर भर कर देख लेता, सीढ़ियों के पास से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी तो वह जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर उनके पास जाने लगा। इस बीच सीढ़ियाँ उतरती मालवी का दुपट्टा उसके पाँव में फंसा और वह गिरते गिरते बची। तुम ठीक हो ना? मदन ने ऐन वक्त पर उसे थाम लिया था, वरना वह बुरी तरह से सीढ़ियों से गिर जाती। ओहो! पास से गुजरते हनी ने जब मदन को मानवी को थामते देखा तो सीटी मारकर आंख दबाई। क्या बदतमीजी है! मदन ने एकदम से मानवी के हाथ छोड़कर हरी की तरफ देखा। अरे वाह, यह तो बड़ी रोमांटिक सीन हो गया था। हरी ने मानवी के मौजूदगी में मदन के कान में कहा, जिसे मानवी ने खूब अच्छे से सुन लिया था। मैं चलती हूँ। उसका दिल एकदम से जोर से धड़का और वह बहाना बनाकर वहां से निकल आई। क्या है हरी, कभी तो सीरियस हो जाया करो। मदन ने उसके कान पकड़े तो वह हंसने लगा। आप हो तो मुझे सीरियस होने की क्या जरूरत पड़ी है? उसने एकदम से मदन को कहा तो वह उसे घूर कर रह गया। मतलब क्या है तुम्हारा? उसने सीने पर बाजू लपेटे हुए कहा। अरे सीधा और साफ साफ मतलब यही है कि अब आप अनजान बनना चाहते हैं तो और बात है। हरी ने मानवी की तरफ देखकर कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मदन ने हरी की कान खींचे। हरी ने हंसते हुए जुबान दांतों तले दबाया। भैया मैं जाऊं, तुम और तुम्हारा काम। मदन ने एकदम से गुस्से से उसे कहा और वहां से चला गया। आप जितना भी खुद से छुपा लीजिए, आपकी आंखों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हरी ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। यार मुझे शादी काफी बोरिंग लग रही है। मेहंदी की रात खत्म होते ही हॉल में मौजूद हरी ने अक्षरा के कान में धीरे से बात की। अच्छा, तो इस बोरिंग को दिलचस्पी कैसे बनाया जाए? अक्षरा ने उसे देखकर पूछा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, कहते के साथ ही उसने कुछ झुककर अक्षरा के कान में कहा था, तो वह भी मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर करते हैं, बहुत मजा। उसने मुस्कुराते हुए आंख दबाई। मानवी दीदी, आप हम सबके लिए चाय बना दोगी? मेहमान है ए मानवी, उसे क्यों कह रही हो? नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं बना देती हूँ। वह जो शादी के रस्म को बहुत एंजॉय कर रही थी। हरी की इच्छा सुनी तो एकदम से खड़ी हो गई और जरा अच्छी सी और कड़कदार चाय बनाना। क्यों मदन भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसे एकदम से पास बैठे मदन से बात की तो वह घूर कर उसे देखने लगा। अब आएगा मजा। अक्षरा तुम देखना, बहुत अच्छा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। उसने एक बार फिर से अक्षरा के कान में बात की थी। मदन भाई अपना मोबाइल देना, तो मुझे अपने दोस्त को फोन करना है। मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। हरी ने एक बार फिर से इच्छा की। मेरा फोन कहाँ गया? मदन ने एकदम से अपने जेब टटोले तो वहाँ फोन नहीं था। बेटा मैंने तुम्हारा फोन किचन में देखा था, बड़ी आंटी ने अपने बेटे से कहा तो वह बगैर कुछ भी सोचे समझे किचन की तरफ बढ़ गया था। मानवी ने दूसरे तरफ किचन में से जैसे ही चाय का बर्तन गैस पर रखा तो एकदम से चीख मारकर उछल पड़ी थी। मदन दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। मदन के सीने से जा लगी। वह बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मदन ने देखा। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भी लिया था। वह वहां पर चूल्हे के पास चिपक ली है, बल्कि उसका पूरा खानदान है। वह बुरी तरह से रो रही थी। अच्छा, आप रोना तो बंद करिए, मैं देख लेता हूँ। लेकिन उससे बिल्कुल चिपक कर खड़ी उसके सीने में मुंह छुपाए बुरी तरह से कांप रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारी चीख सुनाई दी है। क्या हुआ मदन? बड़ी आंटी ने अचानक से अंदर आकर उन दोनों को इस तरह देखा। जल्दी से पूछ बैठी। कुछ नहीं मम्मी, बस छिपकली देख ली थी तो मानवी रोए जा रही है। मदन ने अपनी मम्मी को यह सब बातें बताई और जल्दी से मानवी के कान में धीरे से बात की। मानवी मुझे छोड़ो, यहाँ सब आ गए हैं। आप मुझे छोड़ोगी तो मैं देखूंगा ना। छिपकली कहाँ है? उसकी बात सुनकर वह एकदम से उससे अलग हुई और बड़ी आंटी के पास जाकर खड़ी हो गई। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत बोरिंग शादी लग रही है। देखा कितना रोमांटिक सीन था। हरी ने आंख मारी। अक्षरा से कहा तो वह हंस पड़ी। मान गई तुम्हें भाई हरी, यह जरूर तुम्हारा काम लग रहा है।
मदन ने अब आगे बढ़कर नकली छिपकलियों को उठाकर अपने हाथ पर रखा तो मानवी एक बार फिर से बड़ी आंटी के पीछे छुप गई और हरी का ठहाका तेज हुआ। नकली है तो उसमें इतना डरने की क्या बात है? बेकार में इतनी झीक मारी, फालतू का सीन क्रिएट हुआ। दर्पण ने आगे बढ़कर मदन के हाथ से नकली छिपकली लेकर हाथ में लहराई तो मानवी उसे देखकर हैरान रह गई। ना जाने क्यों वह उसके खिलाफ इतना जहर उगलती थी। ओके कोई बात नहीं, मानवी को फोबिया हो गया होगा। मदन ने मानवी की साइड ली तो दर्पण को आग सी लग गई। तुम अजीब हो, कहते हो कि मुझे बहादुर और निडर लड़कियां पसंद है, लेकिन अब क्या हो गया है तुमको? मानवी की साइड ले रहे हो? मानवी के जाते ही उसने मदन से कहा। उस वक्त वहां किचन में वह दोनों मौजूद थे। तुम पता नहीं बात का क्यों बतंगड़ बना देती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वह डर रही थी, बस इतनी सी बात है। कहते के साथ ही आगे बढ़ गया और दर्पण की सोच पर अफसोस करने लगा। मानवी, मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम जो चाहती हो तुम्हें नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। दर्पण ने दिल ही दिल में मानवी से कहते हुए एक वादा किया। आप ठीक है ना? वह आंगन में रखी कुर्सियों पर बैठी नजर आई और बाहर खाली जगह में घूरती हुई दिखाई दी। जी मैं ठीक हूँ, कहते के साथ ही वह वहां से जाने के लिए उठी थी तो मदन ने उसकी कलाई पकड़ ली और आंखों में हैरानी लिए उसे देखने लगी। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह चुपचाप उसके कहने पर वहां बैठ गई। तुम दर्पण की बातों को इग्नोर किया करो, वह ऐसे ही है, थोड़ी कड़वी मिजाज की है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वह दर्पण की साइड लेने लगा। कोई बात नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एकदम से अपना मुंह मोड़ लिया। तुम नाराज हो? मैं भला किसी से क्यों नाराज होने लगी? उसने मुंह फुलाकर मदन की तरफ देखा तो उसकी हंसी छूट गई। लग रहा है तुम उससे जल रही हो और कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने किया ही क्या है? वह हैरानी से मदन से पूछने लगी। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। और वह वहां बैठा नहीं, उठकर जाने लगा। क्या पता चल जाएगा? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या मदन को मानवी पसंद आ गई है? और दर्पण मानवी से क्यों जल रही है? यह जानने के लिए आप इसका दूसरा भाग जरूर देखें। इसका दूसरा भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, तो उसे मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।